स्टैंडिंग वेव्स की जो बातें हमने स्टैंडिंग वेव्स के हवाले से लास्ट टाइम डिस्कस कर ली, वो क्या थी? नंबर वन, स्टैंडिंग वेव्स जो है वो वेव्स हैं जो ट्रैवल तो करेंगे, बट वी वोंट बी एबल टू सी देम ट्रैवलिंग। तभी उनका नाम हमने स्टैंडिंग रख दिया। स्टैंडिंग का हरगिज मतलब ये नहीं था कि वेव ट्रैवल नहीं करेगी। फिर हमने एक चीज सीखी थी कि स्टैंडिंग वेव्स बनाने के लिए आप एक स्ट्रिंग को दो पॉइंट के दरमियान स्ट्रेच करते थे, और जिन पॉइंट पे स्ट्रिंग स्ट्रेच किया जाता है वहां पे हमेशा क्या बनती है? नोड्स बना करती है। और जिस पॉइंट से आप स्ट्रिंग को प्लग करते थे वहां पे हमेशा एंटी नोड बनती थी। दो नोड्स के दरमियान जो कुछ था उसे लूप भी कहते थे, उसे इंटर नोड भी कहते थे। तो अब जरा बात कर लेते हैं प्रॉपरली स्टैंडिंग वेव्स की। और जो स्टैंडिंग वेव्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो कहलाती हैं क्या? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स। ये कहलाती हैं ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स या ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स, राइट? अच्छा, अब हम जो सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं वो सिस्टम क्या है? मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की लेंथ एल है, इस स्ट्रिंग को दो पॉइंट से स्ट्रेच किया गया। अच्छा, दिन जिन दो पॉइंट पे आप स्ट्रिंग को जो है वो स्ट्रेच करेंगे, ठीक, उन दो पॉइंट्स पर लाजमी तौर पर आपके पास क्या बनेंगी? नोड्स बनेंगी। और जिस पॉइंट से स्ट्रिंग को प्लग किया जाएगा वहां पर आपके पास क्या बनेगी? एंटी नोड बनेगी। यानी इस पॉइंट पर अगर मैं मिडिल से प्लग करता हूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? एंटी नोड बन जाएगी, L/2, राइट? तो दो नोड्स के दरमियान आपने कहा कि जो भी चीज होगी वो क्या कहलाएगी? वो लूप कहलाएगी या वो इंटर नोड कहलाएगी। और जिस पॉइंट से आप स्ट्रिंग को जो है वो प्लग करेंगे उस पॉइंट को हम नाम देंगे किसका? एंटी नोड का, ठीक। अच्छा, दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस हमेशा कहलाता है λ/2, राइट? और अगर आप एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस देखेंगे तो वो डिस्टेंस कहलाता है λ/4। अगर आप दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस देख रहे हैं तो वो λ/2 है। अगर आप नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस देख रहे हैं तो वो डिस्टेंस है वो आपके पास λ/4 है। ये उसूल याद रखिएगा। अब हमें कुछ केसेस पढ़ने हैं, क्योंकि मैं जो हूँ वो एक रिजल्ट कंक्लूड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें जो है वो कम से कम 3 से 4 जो है वो केसेस देख लेने चाहिए। देखें, तमाम केसेस में स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो एल है, ठीक है। तमाम स्ट्रिंग में जो लेंथ है वो आपके पास एल होगी। ये पॉइंट नोड हो गया, ये नोड हो गया। अगर मिडिल से प्लग करते हैं तो आपके पास एक लूप बना। अब मैं 3 इंफॉर्मेशन नोट करना चाहता हूँ, एक नंबर ऑफ लूप्स, एक नंबर ऑफ नोड्स और एक नंबर ऑफ एंटी नोड। अच्छा, अगर आप जो है वो बात करते हैं नंबर ऑफ लूप्स की, तो हमारे पास यहाँ पर एक लूप बना है, हमारे पास यहाँ पर दो नोड्स हैं, और आपके पास यहाँ पर एक एंटी नोड है। अगर किसी के ध्यान में एक ख्याल आ रहा है सर एक एंटी नोड यहाँ पर भी होगी, तो याद रखिएगा एक स्ट्रिंग है, या तो वो ऊपर होगा या वो नीचे होगा। हमारे पास जो है वो दो नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये एंटी नोड एक ही होगी, या तो ये ट्रफ में एग्जिस्ट करेगी या ये क्रस्ट में एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, ये कब था? जब आपने स्ट्रिंग को हाफ ऑफ द लेंथ से प्लग किया। अगर मैं स्ट्रिंग को हाफ से नहीं बल्कि क्वार्टर से प्लग करता, तो जहां से टाई हुआ हुआ है वहां पे नोड है, जहां से प्लग करेंगे वहां एंटी नोड बनेगी। और वेव हमेशा सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये है कि जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा बनेगा। अब आपके पास एक नोड तो यहाँ पर है और एक नोड जो है वो मिडिल में मौजूद होगी। हमारे पास बनेंगे दो एंटी नोड। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ लूप्स जो है वो मेरे पास 2 हो गए, नंबर ऑफ नोड्स है वो मेरे पास 3 है, और नंबर ऑफ एंटी नोड भी कितने हो गए? 2। अगर आप इसको 1/6 से प्लग करेंगे तो आपके पास जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसी बनेगी। यानी अब आपके पास एक नोड यहाँ पर, एक नोड यहाँ पर, एक नोड इधर, एक नोड इधर। तो अब मेरे पास नंबर ऑफ लूप्स 3 है, नंबर ऑफ नोड्स 4 है, और नंबर ऑफ एंटी नोड वंस अगेन 3 रहेंगे। तो हम एक रिजल्ट कंक्लूड करना चाह रहे हैं।
अगर आप नंबर ऑफ लूप्स और नंबर ऑफ एंटी नोड को देखें तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। और अगर आप नंबर ऑफ लूप्स और नंबर ऑफ नोड्स को देखेंगे तो ये हमेशा जो है वो +1 से आता है। तो हमने जनरलाइज रूल बनाया। हमने जनरलाइज रूल ये बनाया कि अगर आपके पास वेव्स हैं, वो ट्रेवल कर रही हैं, तो अब अगर मेरे पास नंबर ऑफ लूप्स n है, तो नंबर ऑफ लूप्स और नंबर ऑफ एंटी नोड्स जो है वो बराबर होते हैं, तो दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, n। और अगर आप नोड्स की बात करेंगे तो जो नोड्स हैं वो एक ज्यादा हुआ करती है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, n+1। अच्छा, अब ये तो बड़ा सिंपल सा रूल हो जाएगा कि आपके पास नोड्स में और एंटी नोड्स में जो है वो क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक। एक एक क्वेश्चन मेरी नजर से एक दफा ऐसा भी गुजरा कि उन्होंने आपको ये बताया कि नंबर ऑफ नोड्स n है। नॉर्मली हमें पता होता है लूप्स n है तो एक बढ़ा के हम n+1 कर देता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे नंबर ऑफ नोड्स n है, तो जो नंबर ऑफ लूप्स है वो क्या होंगे, n-1। और जो नंबर ऑफ एंटी नोड्स होंगे, वो नंबर ऑफ एंटी नोड्स जो है वो आपके पास क्या हो जाएंगे, n-1, क्योंकि नंबर ऑफ लूप्स और नंबर ऑफ एंटी नोड्स बराबर होते हैं। अच्छा, ये तो रिलेशनशिप हो गया बिटवीन नोड्स, एंटी नोड्स एंड नंबर ऑफ लूप्स। हमें बात करनी चाहिए इसकी वेवलेंथ की। देखिए, जो चीज नजर आ रही है वो ये कि जब एक लूप होगा तो वेव बड़ी बनेगी, क्योंकि एक लूप में आधी वेव है। जब दो लूप होंगे तो वो बेसिकली एक वेव है, जब तीन लूप होंगे तो वो 1.5 वेव है। जैसे जैसे नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वेवलेंथ जो है वो कम होती चली जाएगी। शायद किसी के जहन में जो है वो ये वाला पॉइंट मौजूद हो कि हमने कहा था डिस्टेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेव से वेवलेंथ आती है। तो अब डिस्टेंस तो फिक्स्ड है एल, लेकिन जैसे जैसे आपके पास जो है वो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। तो अब क्योंकि दो नोड्स के दरमियान λ/2 होता है, तो जब एक लूप है तो ये कहलाएगा λ/2। और मैं इसे λ1 लिख रहा हूँ। λ1 का मतलब है वो वेवलेंथ जो वन लूप के लिए है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो ये कहलाएगा λ2/2, और ये भी क्या कहलाएगा, λ2/2, क्योंकि ये वो वेवलेंथ का हाफ है जो जो दो लूप के लिए है। अगर आपके पास तीन लूप हुए तो ये बन जाएगा λ3/2, λ3/2, λ3/2। तो हम एक रिलेशनशिप बना सकते हैं। वो रिलेशनशिप क्या है, जब आपके पास एक लूप होता है तो फॉर वन लूप हम ये कहते हैं कि जो एल है वो λ1/2 के बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा कि λ1 2 एल के बराबर है। जब आप ये कहते हैं कि आपके पास दो लूप्स हैं, तो जो एल है वो टॉइस ऑफ λ2/2 के बराबर होगा, जिसका मतलब है कि λ2 सिर्फ एल के बराबर है। जब आपके पास तीन लूप होंगे तो L3 λ/2 के बराबर है, जिसका मतलब है λ3 बन जाएगा 2L/3। अगर आप इस सीक्वेंस को कंटिन्यू करें तो फॉर n लूप्स मैं ये कह सकता हूं कि जो L है वो बराबर होगा n टाइम्स λn/2, जहां से आपने λn का जनरलाइज फॉर्मूला ड्राइव कर लिया 2L/n। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ लूप्स में और लेंथ में जो है वो क्या रिलेशन है, λn इज बेसिकली 2L/n। अच्छा, अब अगर आप जो है वो वेवलेंथ के बाद बात करें स्पीड की, तो याद है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स v=√T/μ था। और हमने ये कहा था कि म्यू तो स्ट्रिंग डिपेंडेंट है, जब एक ही स्ट्रिंग है तो म्यू हमेशा सेम रहेगा। अलबत्ता जहां तक बात है टेंशन की, तो वो आप चेंज कर सकते थे, कब, जब वेट हैंगर होता है। लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग को दो पॉइंट्स के दरमियान प्लग किया हुआ है तो अब टेंशन की वैल्यू जो है वो आपके पास चेंज नहीं होगी। अगर आपने स्ट्रिंग को दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो प्लग किया हुआ है तो आपके पास जो है वो टेंशन चेंज नहीं होगी। टेंशन चेंज नहीं हो रही, स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब इन तमाम केसेस के लिए जो v की वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। सबके लिए v सेम है। अच्छा, अब फॉर्मूला हमें याद है कि v=f λ था। हम फैसला कर चुके हैं कि लैम्डा चेंज होगा और v कांस्टेंट आएगा, तो इसका मतलब अब सबके साथ फ्रीक्वेंसी को क्या होना चाहिए, चेंज। तो आप यहाँ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ड्राइव करते थे कैसे, आप कहते थे F1 इक्वल
v/λ1, और जब वैल्यूज पुट करके आंसर निकालते थे तो f1 आता था v/2l का, राइट। फिर इसी तरीके से आपने f2 ड्राइव किया, f3 ड्राइव किया, और आप करते रहो, आप इस नतीजे पे पहुंचे जो f2 है वो 2f1 के बराबर है, और जो आपके पास f3 है वो 3f1 के बराबर है। और जब आप fn निकालेंगे तो वो बराबर होगा किसके, nf1 के। वो fn बराबर रहेगा किसके, nf1 के। तो अगर आप बात करते हैं वेवलेंथ की और अगर आप बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो स्टैंडिंग वेव में वो इस तरीके से निकाली जाएंगी। आपको ये दो फॉर्मूले जो हैं वो लाजमी तौर पे याद होने चाहिए, एक लैम्डा एन का और एक एफ एन का। अब इन फ्रीक्वेंसीज को आप कुछ नाम देते थे। ये जो F1 था, ये F1 आपके लिए कहलाता था क्या, फंडामेंटल। इसे फंडामेंटल क्यों कहते हैं, क्योंकि फिजिक्स में फंडामेंटल का मतलब है मिनिमम, लीस्ट, जिससे कम पॉसिबल ना हो। जैसे आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, राइट। लेकिन आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फंडामेंटल नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो क्वार्क से मिलकर बने हैं। शायद कुछ बच्चों के जहन में वो कॉन्फ़िगरेशन हो के न्यूट्रॉन के अंदर अप डाउन डाउन है और प्रोटॉन के अंदर जो है वो अप अप डाउन है, तीन क्वार्क से वो मिलके बनते हैं, राइट। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन फंडामेंटल नहीं होते क्योंकि उन्हें फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन आप इलेक्ट्रॉन की बात करते थे, वो फंडामेंटल था। फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी, बेसिक, जिससे कम मुमकिन ना हो। जैसे हम लैंग्वेज में भी यूज करते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स, जिससे कम पॉसिबल नहीं है, ये तो वो मिनिमम है जो मिलना चाहिए। तो इसे फंडामेंटल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब आप ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव की बात करते हैं, देखिए मैं स्टेशनरी वेव इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। जब आप ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव की बात करते हैं तो हाँ, वहां पर आपके पास क्या होगा कि आपके पास ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव में एक लूप सबसे कम है। क्यों एक लूप सबसे कम है, क्योंकि हमारे पास जहां से स्ट्रिंग स्ट्रेच होता है वहां पे हमेशा एंटी नोड बना करती है, सॉरी, वहां पे हमेशा नोड बना करती है। तो वहां पे एंटी नोड बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लिहाजा हाफ लूप पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब ये होगा कि हम जो है वो हाफ लूप नहीं बना सकते, तो सबसे कम जो है वो हमारे लिए क्या होगा, वन लूप। लिहाजा इसका नाम पड़ गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसका दूसरा नाम है क्या, फर्स्ट हार्मोनिक। अच्छा, ये जो F2 है, ये F2 हमारे पास कहलाता है क्या, सेकंड हार्मोनिक, क्योंकि सेकंड फ्रीक्वेंसी है। जो F3 है वो हमारे पास कहलाता है क्या, थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि थर्ड है। और जब आप बात करेंगे Fn की, तो ये कहलाता है क्या, nth हार्मोनिक। ये आपके पास कहलाता है क्या, nth हार्मोनिक, ठीक। तो हमें तो एक बार ये मालूम होनी चाहिए। अच्छा, जिस तरह हमने फंडामेंटल से इस बात को समझाया कि एक से कम पॉसिबल नहीं है, हमने फंडामेंटल से ये बात समझाई कि एक से कम पॉसिबल नहीं है, तो इसी तरह हमें ये भी समझाना पड़ेगा कि फंडामेंटल के बाद F2 आएगा, F1 और F2 के दरमियान कुछ नहीं होता। लिहाजा हमने एक और नेमिंग कन्वेंशन इस्तेमाल की। सेकंड हार्मोनिक का नाम रखा गया फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब होता है कि ये आपके पास जो है वो फंडामेंटल के फौरन बाद है। तो इस समय ये पता चल गया कि F1 और F2 के दरमियान कोई और फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जो थर्ड हार्मोनिक है, इसको हम नाम देते हैं सेकंड ओवरटोन। तो जो nth हार्मोनिक होगा ये हमारे लिए बन जाएगा क्या, n-1th ओवरटोन। तो हमें जो है वो ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब आप बात कर रहे होते हैं स्टैंडिंग वेव्स की, तो स्पीड सबके लिए सेम रहेगी, नंबर ऑफ लूप्स चेंज हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है और वेवलेंथ चेंज हो रही है। वेवलेंथ का फॉर्मूला आपके जहन में है 12/n, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके जहन में है NF1, ठीक। अच्छा, ये टॉपिक था ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, और ये वो टॉपिक था जो एग्जैक्टली आपने जो है वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ रखा है। हमने शुरू में बात कही थी कि जो स्टैंडिंग वेव्स होती हैं वो जरूरी नहीं होती कि वो ट्रांसवर्स हो, दोज वेव्स कैन बी लॉन्गिट्यूडनल एज वेल। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली जो लॉन्गिट्यूडनल थी वो आपने जो है वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ी नहीं, लेकिन उसके दो न्यूमेरिकल जो है वो बुक में मौजूद थे।
शायद आपके जहन में वो ओपन पाइप और क्लोज पाइप वाले। तो एप्टीट्यूड में हमें जो है वो टॉपिक भी पढ़ लेना चाहिए, तो मैं उसका जिक्र भी कर दूंगा। तो आपके पास 2 से 3 मिनट है, जो कुछ मैंने पढ़ा आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे अगर रिव्यू करना चाहें रिव्यू कर लें, कोई क्वेश्चन है जहन में तो बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी के जहन में कोई भी कंफ्यूजन है इस हवाले से। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स की। देखिए, अगर आप बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव, तो उसकी एग्जांपल थी जो आप फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते थे, रेजोनेंस का। ठीक है, थ्योरी में आपने नहीं पढ़ा, लेकिन आपने प्रैक्टिकल में जो है वो जरूर पढ़ रखा है। और वो बच्चे जो कैम्ब्रिज से हैं, उन्होंने दोबारा लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव अलग से पढ़ रखी है। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स में आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, हमारे पास दो तरह के केसेस हो सकते हैं। एक केस था जिसे हम नाम देते थे ओपन पाइप का, एक केस है जिसे हम नाम देते हैं क्लोज पाइप का। देखिए, अगर हम बात करें ओपन पाइप की, तो ओपन पाइप से क्या मुराद है? ओपन पाइप से मुराद है जैसे आपके पास स्ट्रॉ होता है, सिलेंड्रिकल है, और दोनों एंड से ओपन है। ठीक। और दूसरी जो एग्जांपल हमारे पास है वो है किसकी? क्लोज पाइप की। अच्छा, जब आप बात करते हैं क्लोज पाइप की, तो क्लोज पाइप का मतलब है कि वो एक एंड से ओपन है, लेकिन दूसरे एंड से आपके पास क्लोज है। अच्छा, पाइप जो है वो दोनों एंड से क्लोज नहीं हो सकता। अगर किसी के जहन में एक और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी आ रही हो कि सर अगर दोनों एंड से क्लोज कर दें
तो वो सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा, आप उसके अंदर वेव कभी ट्रेवल करवा ही नहीं पाएंगे, साउंड वेव ट्रेवल नहीं करवा पाएंगे। तो अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ओपन पाइप होता है या क्लोज पाइप होता है। रूल हमारे पास सिंपल है, जिस जगह से वेव रिफ्लेक्ट होती है वहां पे नोड बना करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं शुरू करूं क्लोज पाइप से, तो क्लोज पाइप पे आप क्या करते थे, आप एक ट्यूनिंग फॉग लेंगे, आप उस ट्यूनिंग फॉग को यहां लाकर रखेंगे तो एक वेव पैटर्न बनेगा। वो वेव जो है वो ट्यूब के अंदर ट्रेवल करेगी, ट्रेवल करते 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 जब वो इस पॉइंट को हिट करेगी तो यहाँ से बाउंस बैक होगी। तो हम कहते ये थे कि जहां से ट्यूब क्लोज होती है वहां पे लाजमी तौर पर क्या बनता है, नोट। और फिर आप क्या करते थे, आप जो है वो शायद आपको फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल याद हो कि आप जो है वो रेजोनेटिंग ट्यूब क्योंकि दोनों एंड से ओपन होती थी, तो उस ट्यूब के अंदर वाटर फिल किया जाता था। और वाटर क्यों फिल किया जाता था, वाटर इसलिए फिल किया जाता था ताकि ट्यूब के एक एंड को क्लोज बनाया जा सके, ताकि साउंड वेव वाटर वाटर से रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक हो। तो रूल सिंपल सा है, जहां से वेव रिफ्लेक्ट होगी वहां नोड बनेगी। और जब आपको लाउडेस्ट साउंड सुनाई देती थी तो इसका मतलब था कि ओपन एंड पे क्या बन रही है, एंटी नोड। तभी आप कहते थे कि नोड और एंटी नोड के दरमियान का ये जो डिस्टेंस है ये लैम्डा बाय 4 है। अब अगर आप इसको रिलेट करें ट्रांसवर्स से, तो ट्रांसवर्स में आपके पास कम से कम एक लूप बनता था जिसकी लेंथ लैम्डा बाय 2 थी। तो जब आपने पहले की बात की तो आपने कहा लेंथ लैम्डा 1/2 के बराबर है, अगर आप वन लूप वाली वर्किंग को देख पा रहे हैं ग्रीन कलर से जो लिखी हुई है। लेकिन अब यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल में जो सबसे कम पॉसिबिलिटी है वो आधे लूप की है। ये डिस्टिंक्शन है, तभी मैंने कहा था कि आप जब F1 को फंडामेंटल कहते हैं तो वो सिर्फ ट्रांसवर्स के लिए है, क्योंकि ट्रांसवर्स में एक से कम लूप पॉसिबल नहीं। जब आप लॉन्गिट्यूडनल की बात करेंगे तो आपके पास हाफ लूप जो है वो बिल्कुल बन सकता है। ठीक, आपके पास जो है वो हाफ लूप बन सकता है। तो हमारे पास नोड है, हमारे पास एंटी नोड है। अब अगर मैं यहाँ पे एल की बात करूंगा तो वो एल जो है वो लैम्डा बाय 4, यानी लैम्डा जो है वो 4L के बराबर है। यही वजह है कि जब आप क्लोज पाइप की बात करते थे तो क्लोज पाइप में जो फंडामेंटल था F1, वो V/2L नहीं बल्कि V/4L हुआ करता था। यहाँ पर आप एक रिलेशन बना सकते हैं कि F, इनफैक्ट वो रिलेशन मैं थोड़ी देर बाद लिख दूंगा, F1 बराबर है किसके, V/4L के। अच्छा, अब ये तो फंडामेंटल हो गया। अब अगर आप बात करेंगे दूसरी पॉसिबिलिटी की, तो कुछ बच्चों के जहन में ये बात होगी कि सर जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए सेकंड लेंथ निकालना चाहते थे तो हमें पहली लेंथ का थ्राइस करना पड़ता था। और वो थ्राइस आपको क्यों करना पड़ता था, देखें, कम से कम आपके पास जो है वो आधा लूप बनेगा। एक लूप यहाँ पे बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जहां से वेव रिफ्लेक्ट होगी वहां पे नोड है, और जहां पर आप सुन रहे हैं ओपन एंड वहां पे लाजमी तौर पे एंटी नोड है। तो अब आपके पास होगा ये कि जो पैटर्न बनेगा वो पैटर्न जो है वो कुछ इस तरह का बनना चाहिए। आपके पास एक लूप जो है वो कंप्लीट होगा कुछ इस तरीके से, ये वेव ऊपर की तरफ आएगी, तो केस कुछ ऐसा बनेगा। यानी मेरे पास एक एंटी नोड होगी, एक नोड होगा, एक और एंटी नोड होगी और एक और नोड होगा। अब हमें याद है नोड से एंटी नोड के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय 4 था। ठीक, तो ये लैम्डा बाय 4 है और ये वाला डिस्टेंस जो है वो लैम्डा बाय 4 है, ये वाला डिस्टेंस भी लैम्डा बाय 4 है। तो टेक्निकली ये डिस्टेंस क्या बन जाता था, 3 लैम्डा बाय 4। और अगर ये आपके पास 3 लैम्डा बाय 4 बन गया तो जब आप F2 निकालेंगे तो वह F2 आपके पास थ्राइस ऑफ F1 आ जाएगा। ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स में जब आप बात किया करते थे F2 की तो वो 2F1 आता था, लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो आपके पास जो F2 होगा वो F2 जो है वो F2F1 नहीं, वो 3F1 के बराबर आएगा। ठीक, जो आपके पास F2 होगा वो F2 जो है वो 3F1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह जब आप F3 निकालेंगे तो वो F3F1 या 4F1 नहीं होगा, वो क्या बनेगा, 5F1। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास अब कंप्लीट लूप नहीं बनेगा, आधा होगा, 1.5 होगा, 2.5 होगा, 3.5 बन जाएगा, 4.5 बन जाएगा, लेकिन कभी भी कंप्लीट लूप नहीं बन रहे होंगे। ठीक, इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जब आप क्लोज पाइप की बात करते हैं तो क्लोज पाइप में जो Fn है
वो बेसिकली ऑड मल्टीपल है। देखें 3f1 5f1, अगर मैं नेक्स्ट निकालूंगा f4 तो वो क्या बन जाएगा 7f1, अगर मैं 5 निकालूंगा तो वो क्या बन जाएगा 9f1। तो अब क्योंकि आप सारे प्रिंजिंग वाले हैं, आपके जहन में ऑड नंबर की जो है वो जनरलाइज फॉर्म होगी कि एक ऑड नंबर को आप किससे रिप्रेजेंट करते थे, तो ऑड नंबर की जनरलाइज फॉर्म है 2n-1। तो यहाँ पर fn जो है वो किसके बराबर होगा 2n-1 टाइम्स f1 के। आप चाहें तो रिजल्ट वेरीफाई कर लें। अगर मुझे f2 चाहिए तो आप n की जगह 2 पुट कर दें, 4-1 आपको 3 मिल जाएगा। आपको f3 चाहिए तो 6-1 5 बन जाएगा। आपको f4 चाहिए तो 8-1 7 बन जाएगा। तो जब क्लोज पाइप की बात होगी तो क्लोज पाइप में एनएच जो है वो किससे दिया जाता है 2n-1 टाइम्स f1 से। ठीक, तो हमें जो है वो ये बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, इसके बरखिलाफ अगर आप ओपन की बात करेंगे तो ओपन तो बड़ा सिंपल सा है। जहां पे ट्यूब ओपन होती है वहां पे लाजमी तौर पे एंटी नोड बनता है। तो अगर मुझे यहाँ एंटी नोड चाहिए, यहाँ एंटी नोड चाहिए, दो एंटी नोड के बीच में लाजमी तौर पर एक क्या होती है नोड। तो केस जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। और अगर आप गौर करें तो ये पूरा एक लूप बना हुआ है। यही रीजन है कि ओपन पाइप पर लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स, अगर पाइप ओपन है तो वही फॉर्मूला अप्लाई किए जाते हैं जो ट्रांसवर्स के हैं। यानी यहाँ पर F1 जो है वो V/2L होगा, F2 जो है वो 2F1 होगा, F3 जो है वो 3F1 होगा, F4 जो है वो 4F1 होगा, और Fn जो है वो NF1 बन जाएगा। तो ओपन पाइप के लिए हम वही फॉर्मूले अप्लाई करेंगे जो आप ट्रांसफर्स पे करते थे। और क्लोज पाइप के ऊपर आपको जो है वो एक नया फॉर्मूला है 2n-1 टाइम f, जो आपको जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, लिहाजा हम ओपन में और क्लोज में एक रिलेशन बना सकते हैं। और वो रिलेशन क्या बना सकते हैं कि अगर आप रिलेशन देखें तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ओपन पाइप का फंडामेंटल है वो बेसिकली क्लोज पाइप के फंडामेंटल के टॉइस के बराबर है। यानी अगर मैं यहाँ पर लिखूं एफ क्लोज फंडामेंटल तो इसका टॉइस है। क्यों? क्योंकि ये होता है V/2L और ये होता है V/4L। ठीक, तो ये वो रिलेशंस है जो हमें मालूम होने चाहिए। ओपन पाइप क्लोज पाइप देख लीजिए, किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी अखलाक। सर नोड और एंटी नोड में समझ नहीं आया। नोड वो चीज है जहां से वेव रिफ्लेक्ट हो रही है। नोट वो पॉइंट है जहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है ना वेव का जीरो हो जाता है, तो ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है बेसिकली, जहां से वेव रिफ्लेक्ट होती और सर एंटी नोड दो नोड्स के बीच में है। एंटी या नोड जो है वो चार। दो नोड के बीच में, जहां पे डिस्प्लेसमेंट आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, अच्छा आप में से कोई भी बच्चा अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो जीनू। जी सर, ये ओपन पाइप और क्लोज पाइप की स्टार्टिंग का पता समझाने। नहीं, ओपन पाइप के लिए मैंने ये कहा था कि ओपन पाइप की एग्जांपल जो है वो स्ट्रॉ जैसी है कि सिलेंड्रिकल है और दोनों एंड से जो है वो ओपन है। और जब आप बात करते हैं क्लोज पाइप की तो क्लोज पाइप जो है वो एक एंड से ओपन होता है और एक एंड से जो है वो क्लोज्ड होता है। जिस पॉइंट से वेव रिफ्लेक्ट होगी वहां पे नोड बनता है, और जहां पे पाइप ओपन है वहां पे लाजमी तौर पे एंटी नोड बनेगा। यही वजह है कि अगर आप ओपन पाइप को देखेंगे तो दोनों एंड्स पे एंटी नोड बन रहा है और दो एंटी नोड के दरमियान लाजमी तौर पे नोड होगा। अगर आप क्लोज पाइप को देखेंगे तो ओपन एंड पे नोड मौजूद है और क्लोज एंड पे जो है वो एंटी नोड मौजूद है।
सॉरी, ओपन पे एंटी नोड है और क्लोज एंड पे जो है वो नोड मौजूद है। जी सर, तो फिर ये λ/4 लेंथ कैसे हुई? देखिए, मैंने आज शुरू में ये बात बताई थी कि जब आप बात करते हैं, अगर आपको अब ये स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा, एक लूप की, तो दो नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस λ/2 होता है, और नोड और एंटी नोड के दरमियान का डिस्टेंस λ/4 होता है, क्वार्टर वेवलेंथ। ठीक है। अब अगर आप जो सही। है वो क्लोज पाइप को देखेंगे तो वहां पे एक नोड और एंटी नोड है। तो नोड और एंटी नोड का मतलब यह है कि जो डिस्टेंस होगा वो λ/4 होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। जी, अगर आप में से कोई और बच्चा जो है वो कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, अब अगर किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अब आपने जो है ना कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है कि आप में से मेजोरिटी के सामने जो है वो बुक मौजूद होगी। अगर बुक मौजूद नहीं है तो सबसे पहले तो अपने पास जो है वो बुक लेके आ जाइए, ताकि जो क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताऊं वो आप जो है वो अभी सॉल्व कर लें, ताकि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो फिर हम उसे देख सकें कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जा सकता है। हाँ, बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ, ओपन क्लोज पाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर बुक आपके सामने मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बुक आपके सामने मौजूद नहीं है तो मैं ये आपको क्वेश्चन जो है वो दिखा सकता हूँ। जी, क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। ठीक, आपने जो है वो इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं? पाइप हैज लेंथ ऑफ 2.46 मीटर, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड एंड फर्स्ट टू ओवरटोन इफ द पाइप इज ओपन एट बोथ एंड। वेलोसिटी आपको गिवन है, फिर आपसे फ्रीक्वेंसीज निकलवा रहे हैं जब पाइप क्लोज होगा। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, जब आप बात करते हैं, क्योंकि हमने साउंड का पोर्शन अभी नहीं पढ़ा, क्वेश्चन में जिक्र आ गया, जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है ह्यूमन ईयर के लिए वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज है। यानी हम 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को जो है वो सुन सकते हैं। ठीक, तो इन बातों को ध्यान में रखिए। क्वेश्चन हो सकता है आपने फर्स्ट टाइम में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ हो। इस टॉपिक के क्वेश्चन की अच्छी बात यह है कि ये क्वेश्चन जो है वो एक तो बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व हो जाते हैं। ईकेट वालों के पास कैलकुलेटर जो है वो ऑलरेडी अलाउड है, तो कॉम्प्लिकेटेड भी आ जाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर जरा इसके आंसर्स बताइए, फिर हम इनको जो है वो डिस्कस करते हैं। और इस दौरान अगर आप में से कोई बच्चा जो है वो अपने पास अगर बुक है तो बुक में जो है वो एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। ठीक, वो एग्जाम्पल्स जो है वो जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि उनमें से कुछ एग्जाम्पल ऐसी हैं जो शायद आपको प्रॉब्लम्स में नजर भी ना आए। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं न्यूमेरिकल की तो अच्छा तरीका ये होता है कि एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करें और प्रॉब्लम भी सॉल्व करें। बहरहाल, क्वेश्चन आपके सामने, इसको सॉल्व कर लीजिए। किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन होगी तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे।
क्या हम में से किसी ने न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया है क्या? यस सर। जी अखलाक। सर पहले पार्ट का आंसर है 70 हर्ट्ज, फिर 140 हर्ट्ज, फिर हम्म। 210 हर्ट्ज, फिर जो दूसरा ठीक है। क्लोज पाइप वाला रेंज दिया उसके अंदर 35 हर्ट्ज, 105 हर्ट्ज एंड 175 हर्ट्ज। और टोटल हार्मोनिक्स हमारे पास हैं 285। और टोटल हार्मोनिक जो है वो 285 285। पॉइंट सर 285.71 आ रहा है, तो 285 लूंगा कि 286 लूंगा? नहीं नहीं नहीं, ये मैं इस बात की जो है वो अभी वजाहत कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा अब देखें, सबसे पहले तो वो बच्चे जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही बच्चे की तरफ से जो है वो आंसर आए जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, वो जो है वो अब जरा स्क्रीन पे देख लें। नहीं, क्वेश्चन में आपसे कहा क्या जा रहा है? क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि आपके पास एक पाइप है और इस पाइप की आपको जो है वो लेंथ गिवन है। बल्कि बेहतर होगा मैं इसको यहीं पे अटैच कर दूं। ओके। तो वही कह रहे हैं कि अ पाइप हैज लेंथ ऑफ 2.46 मीटर, तो हमें लेंथ मालूम है 2.46 मीटर। आपको स्पीड ऑफ वेव गिवन है कितनी, 344 मीटर पर सेकेंड। बात हो रही है ओपन पाइप की, और फर्स्ट टू हार्मोनिक्स की तो हमें मालूम है F1 कैसे निकालेंगे, V/2L। V is 344, 2L means 2 into 2.46, आपके पास आंसर आ जाएगा 70 हर्ट्ज। जब एक दफा F1 निकाल लिया तो F2 कितना बन जाएगा, 140, क्योंकि डबल हो जाएगा। और F3 कितना हो जाएगा, 210 हर्ट्ज, पहली बार। अच्छा, अब यही काम आपको करना है किसके लिए, क्लोज पाइप के लिए। अच्छा, अब अगर यही काम मैं करना चाहूँ क्लोज पाइप के लिए, तो अब क्लोज पाइप में आपके पास क्या होगा, क्लोज पाइप में हमें फॉर्मूला याद है। क्लोज पाइप के लिए जो फंडामेंटल है वो V/2L नहीं बल्कि V/4L है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 35 हर्ट्ज, क्योंकि क्लोज पाइप की फंडामेंटल ओपन का हाफ हुआ करती है। अच्छा, अब यहां पर जब आप F2 निकालेंगे तो बेसिकली 3F1 था, तो इसका मतलब है वो 210 का हाफ हो जाएगी, यानी वो क्या बन जाएगी, 105 हर्ट्ज। और जब आपको F3 निकालना होगा तो आप करेंगे 5F1। और जब आप 5F1 निकालेंगे तो इसका मतलब आपको 35 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 5 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 175 हर्ट्ज। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करें, अगर मुझे ओपन की फ्रीक्वेंसी मालूम है तो क्लोज निकालने का बड़ा आसान तरीका है, मुझे हाफ करना होगा, लेकिन थोड़ा सा अकल से काम लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर दूं, फिर मैं अपनी बात पर वापस आ जाऊंगा। अब देखिए, ये तो आपने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फॉर द केस ऑफ ओपन पाइप हाउ मेनी हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हेयरिंग रेंज। तो आपने ओपन पाइप के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया होगा क्या, FN=NF1। FN की जगह आप रखेंगे 20,000 N, और F1 की जगह आपने रखा 70। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर जो है वो डेसिमल में आया, और वो डेसिमल में आया, लेट्स से, अगर मुझे गलत याद नहीं पड़ रहा जो भी बताया गया, वो 285 पॉइंट लेट्स से 6 आ गया। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मैं n को 285.6 पुट करके 70 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 20,000 आएगा। अब किसी के जहन में ख्याल आया कि सर 285.6, अगर मैं राउंड ऑफ के रूल्स फॉलो करूं तो इट शुड बी 286 नाउ। लेकिन अगर आप इसे 286 बना देंगे, जो एफ एन है वो 20,000 को एक्सीड कर जाएगा। एक्सीड करने का मतलब ये हुआ कि वो नॉर्मल ह्यूमन हियरिंग रेंज में नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो नॉर्मल ह्यूमन हियरिंग रेंज के अंदर रहे, तो आप इस वैल्यू को राउंड ऑफ नहीं करेंगे बल्कि ट्रंकेट करेंगे। देखिए, जो ट्रंकेशन है ना, मैं दो जगह सिखाऊंगा। एक आप सीखेंगे यहाँ पर स्टैंडिंग वेव में, और फर्स्ट ईयर में दूसरा आप सीखेंगे जब हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की बात कर रहे होंगे। तो वहां पर भी हम जो है वो राउंड ऑफ को नहीं बल्कि ट्रंकेशन को जो है वो प्रेफर किया करते हैं, और रीजन वही है। अगर मैं 285.6 को 285 बना देता हूं तो आंसर 20,000 के अंदर रहेगा। अगर मैं इसे 286 कर दूंगा तो वो
20,000 को एक्सीड कर जाएगा, वो फिर नॉर्मल ह्यूमन ईयरिंग एज में नहीं रहेगा। ठीक, क्योंकि अभी सवाल पूछा गया, हो सकता है बात क्लियर हो गई हो, अगर ना हुई हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब जो बात मैं बता रहा था, देखिए अगर कभी क्वेश्चन ऐसा है कि ओपन पाइप के लिए F1 20 है, तो F2 40 है, F3 60 है, और F4 जो है वो 80 है। ठीक, अगर आपके पास जो है वो ये चार केसेस हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताइए कि क्लोज पाइप के लिए F1, क्लोज पाइप के लिए F2 कितना होगा, तो अगर आप में से कोई आंसर तक पहुंच गया तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम लेके तो बहुत सारे बच्चे आंसर निकाल लेंगे। अ- जी उमेर। सर 10 और 30। 10 और 30। 30, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये जो 10 और 30 है, ये बेसिकली प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने इसकी हिंट देख ली होगी जब मैंने ग्रीन वैल्यूज निकाली थी। देखिए, जब आप क्लोज पाइप में F1 निकालना चाहते हैं, वो तो फंडामेंटल का हाफ हो जाएगा ओपन का। लेकिन जब आप निकाल रहे होंगे F2, तो याद रखिएगा यहाँ पर F2 इसके F2 से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर F2 इसके F3 से रिलेटेड है, क्योंकि क्लोज पाइप के अंदर आपके पास इवन हार्मोनिक्स नहीं होते, क्योंकि कंप्लीट लूप नहीं बनता, हमेशा ऑड से चलता है। तो अगर वो आपसे कहेंगे कि क्लोज पाइप के लिए F2 निकाल दो, तो वो बेसिकली ओपन के 2 का हाफ नहीं होगा, वो ओपन के थर्ड का हाफ लिया जाएगा। ठीक, हमें जो है वो ये वाली बात जो है वो याद होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है वो अटेम्प्ट कर लें, वो है प्रॉब्लम 8.7। जिन बच्चों के पास बुक मौजूद नहीं है, मैं उनकी सहूलत के लिए जो है वो क्वेश्चन उन्हें दिखा भी देता हूँ। जिनका बुक मौजूद है, प्रॉब्लम 8.7 है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए। उमर कुछ पूछना चाह रहे हैं या हैंड रेज है गया? अब मैं जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, अपना हैंड जो है वो आप रेज कर सकते हैं।
Give me some Oreos and milk. Want Oreo and milk. Can I have some Oreos and milk? I like to go. जी अखलाक, हाँ सॉल्व कर लिया आपने? सर कब का कर लिया? L डैश ओवर L सर 3/4 आया। नहीं, ठीक है। और सर लेंथ ऑफ ओपन पाइप आई है 0.664। 664 0.664। या आप लेंथ की बात कर रहे हैं? लेंथ ऑफ ओपन पाइप। लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज 0.664, बिल्कुल ठीक। नहीं, आपका बहुत पहले आ गया था, मैं असल में वेट कर रहा था, मैं देखना चाह रहा था और भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं या आपको जो है वो सीआर बना दिया उन्होंने। तो आप में से किसी और ने भी अगर क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है तो आप अपना आंसर जो है वो शेयर कर सकते हैं। ये डिस्टेंस लर्निंग में एक नुकसान ये है कि कभी कभार बच्चा जो है वो मीटिंग ज्वाइन करके इधर उधर हो जाता है। अच्छा, अगर आप सबने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है तो मैं जल्दी से जो है वो रिव्यू कर दूं। क्वेश्चन क्या था? द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक ऑफ एन ओपन पाइप इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज पाइप। देखें, अब ये डायरेक्टली उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो मैं बता रहा था कि जब आप बात करेंगे ओपन पाइप की तो F2 है और यहाँ पर F2 डैश है। फर्क क्या है? ये 2F1 के बराबर है और यहाँ पर जो F2 डैश होगा वो ट्वाइस नहीं होगा बल्कि वो क्या होगा? थ्राइस होगा। ठीक। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ क्लोज पाइप टू द लेंथ ऑफ ओपन पाइप। तो ये बनेगा टॉइस ऑफ V/2L ऑफ ओपन, 3 एज इट इज, और F डैश की क्या आएगा? V/4L ऑफ क्लोज। V से V कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। हमें रेशियो चाहिए क्लोज पाइप टू द लेंथ ऑफ ओपन पाइप, यानी LC/LO।
ये बन जाएगा क्या, 3/4। तो जो रेशो आपके पास है वो 3/4 आना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं, इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज 256, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाइप। ठीक, इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, तो आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे F1 = V/12। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 256 है, वेलोसिटी हमें मालूम है, हमें कितने गिवन है, 340। हमें लेंथ ऑफ ओपन पाइप चाहिए, तो सारी वैल्यूज आपके पास मालूम है, मौजूद हैं। आप सिंपली जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, किसकी, एल नॉट की। अच्छा, सवाल में उन्होंने कहा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ पाइप। ठीक, वैसे तो बड़ा क्लियर है कि आपको जो है वो लेंथ जो है वो ओपन पाइप की जो है वो निकालनी है। ठीक, लेकिन असल में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी क्वेश्चन में मुझे क्या लगती है, वो आपसे कह रहे थे कि if the fundamental frequency of open pipe is 256 hertz, what is the length of pipe। तो टेक्निकली आपको ओपन की ही निकालनी चाहिए, लेकिन हम फर्स्ट ईयर में जब क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते थे तो हम क्लोज भी कैलकुलेट करवा लेते थे। अब ऑब्वियसली जब एप्टीट्यूड में एक क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने तो ऑप्शंस मौजूद होंगे कि आपको सिर्फ ओपन चाहिए या सिर्फ क्लोज चाहिए। अच्छा, ये तो सिर्फ एग्जांपल थी ओपन पाइप और क्लोज पाइप से रिलेटेड, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव से मुताल्लिक। ठीक, एक क्वेश्चन जो आप और अटेम्प्ट कर सकते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिन बच्चों के पास जो है वो बुक मौजूद नहीं है, मैं उनकी सहूलत के लिए क्वेश्चन शेयर कर लेता हूं। और इस दफा मैं चाहूंगा कि इससे अखलाक शेख जो है वो सॉल्व करके आंसर ना बताएं, आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे, तो अपने आंसर भी जो है वो शेयर कीजिए।
जी आदिल। सर हेलो। वेव होगी 0.6 ठीक है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी 30 हर्ट्ज। बिल्कुल सही। अच्छा, आप में से वो लोग जिन्होंने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है, तो आंसर जो है वो बिल्कुल सही बताया गया कि जो वेवलेंथ होगी वो 0.6 होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 30 होगी। जल्दी से देख भी लेते हैं। स्टैंडिंग वेव एस्टैब्लिश इन 120 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, तो इसका मतलब हमें जो है वो एल गिवन है, फिक्स्ड एट बोथ एंड। 4 सेगमेंट्स का मतलब मुझे नंबर ऑफ लूप्स गिवन है व्हेन ड्रिवन एट 120 हर्ट्ज, तो ये मुझे क्या गिवन है, F4। वेवलेंथ एंड फंडामेंटल, देखिए फंडामेंटल निकालना तो बड़ा आसान है, अब डायरेक्टली सॉल्व कीजिए। अगर 4 लूप में फ्रीक्वेंसी 120 है तो फंडामेंटल कैसे निकालेंगे, सिंपली इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। जब वो कहते हैं डिटरमाइन दी वेवलेंथ, तो इसका मतलब ये होता है कि जो रनिंग सिस्टम है ना, जो सिस्टम चल रहा है, आपको उस सिस्टम की जो है वो वेवलेंथ चाहिए। कैसे निकालेंगे, शायद फॉर्मुला जहनों में हो, लैम्डा एन बराबर था 12/n के। मेरे पास लेंथ जो है वो 120 सेंटीमीटर है, जिसको मैं 1.2 लिख सकता हूँ, और नंबर ऑफ लूप्स मेरे पास कितने हैं, 4। सो 2 और ये कैंसिल होंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.6 मीटर। अभी तक जो मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ वैसे सॉल्व कर रहा हूँ जैसा फर्स्ट ईयर में किया करते हैं, लेकिन अब आपको प्रैक्टिस इस बात की करनी चाहिए कि आप इसको जो है वो डायरेक्टली सॉल्व कर सकें। ठीक। अच्छा, अब यहाँ तक आते आते जो है वो मेरे हिसाब से हमारे लिए जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टॉपिक था, जो वेव का पोर्शन था, जो स्टैंडिंग वेव थी, वो काफी हद तक जो है वो कंप्लीटेड है। अब आपने सिर्फ एक छोटी सी बात जो है वो समझनी है। देखिए, एग्जाम में कभी कभी एमसीक्यूज आ जाते हैं जो बड़े कंफ्यूजिंग से होते हैं। मैं वैसे ही एक क्वेश्चन आपको जो है वो बताता हूँ। क्वेश्चन जो है वो शायद मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन आपको बता सकता हूँ। कहते थे कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट, एंड टाइम पीरियड ऑफ दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज टी। सिंपल हार्मोनिक मोशन है, टाइम पीरियड कितना है, टी। अच्छा, अब क्वेश्चन में कहते क्या थे, वो कहते ये थे कि फाइंड द टाइम taken by the particle to go directly from mean to half of amplitude। अच्छा, मैंने क्वेश्चन जो है वो अपनी याददाश्त की बुनियाद पे लिखा है कि क्वेश्चन जो है वो मैंने अपनी याददाश्त की बुनियाद पे लिख दिया है। यहाँ पर एक छोटी सी बात, क्योंकि आप सारे जो है वो ईकेड वाले हैं, आपके लिए ये बात जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन की बात करते हैं ना, जब वेव फंक्शन लिखा जाता है, राइट, अब आप क्या करते थे, आप ये कहते थे कि जो वेव का डिस्प्लेसमेंट है वो वेव के एम्पलीट्यूड, और फिर यहाँ पे वो कॉस थीटा आता था। यही फंक्शन आप किसके साथ भी लिख सकते हैं, साइन के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक। ये वजह है कि आप साइन कर्व कहते थे, साइनसोइडल वेव कहा करते थे, आप उसकी जगह साइन की जगह कॉस भी बना सकते हैं। सिर्फ दोनों में फर्क क्या था, जो लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साइन कर्व 0 पे 0 होता है, और कॉस कर्व 0 पे क्या होता है, मैक्सिमम। खास तौर पे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपके सामने ना मैंने लिखा अपनी याददाश्त की बुनियाद पे है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर कहीं से मुझे इसके एक्चुअल क्वेश्चन मिल जाए दोनों केसेस, तो मैं आपसे दोनों केसेस जो है वो बिल्कुल शेयर कर लूंगा। वो दो केसेस क्या है, कभी कभार वो जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो उस क्वेश्चन में वो जुमला इस्तेमाल करते थे, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम मीन टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, और कभी कभार वो जुमला इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम एक्सट्रीम टू हाफ ऑफ मीन। दोनों में जो है ना थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है, जब वो कहते हैं गो डायरेक्टली फ्रॉम मीन टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, तो मीन पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। अगर मीन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो फिर जो फंक्शन है ना वो साइन का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर वो कहते हैं फ्रॉम एम्पलीट्यूड, तो फ्रॉम एम्पलीट्यूड का मतलब है कि ओरिजिनली डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो आप जो है वो कॉस का फंक्शन यूज करेंगे। ठीक।
क्योंकि ये वाली इक्वेशन तो आपके जहनों में होगी, x इज इक्वल टू x नॉट कॉस थीटा, क्योंकि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो है वो यूज कर रखी है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो x नॉट कॉस थीटा के बराबर हुआ करता है। ठीक है, लेकिन आपने क्वेश्चन के अल्फाज जो है वो गौर से देखना है। क्वेश्चन के अल्फाज गौर से देखने का मतलब यह है कि वो फ्रॉम मीन बात कर रहे हैं या फ्रॉम एक्सट्रीम बात कर रहे हैं। अगर वो फ्रॉम मीन कह रहे होते हैं तो फिर तो बड़ी जो है वो हमारे लिए लाइफ जो है वो सिंपल सी है, कि वो सिंपल इसलिए है कि मीन पे आपके पास, इनफैक्ट अगर वो एक्सट्रीम कह रहे हैं तो x इक्वल एक्स नॉट कॉस थीटा से निकाला जाएगा, और अगर वो मीन कहेंगे तो x इक्वल एक्स नॉट साइन थीटा से निकाला जाएगा। ये जो बात मैंने समझाने की कोशिश की, अगर ये बात समझ में आती है तो जरा इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसका सोल्यूशन जो है वो डिस्कस करूंगा। दो बच्चों ने अपने हैंड रेस किया हुआ है, अब ये रेस रह गया है या उनके जहन में कोई कंफ्यूजन है? मेरे ख्याल से मोहम्मद अली पूछना चाहते हैं कुछ। जी मोहम्मद अली। सर वो गलती से हो गया मेरे ख्याल से। अच्छा, गलती से हो गया, ठीक। चले, एमसीक्यू आपके सामने। एक ऑब्जेक्ट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, टाइम पीरियड टी है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम मीन टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। Something to tell you. I'm calling okay. Problem. मुझे उम्मीद है आप लोग अभी तक जो है वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वाह जी, अब्दुल मोइस।
सर ये नेट में मसला हो रहा था, इस वजह से आज का लेक्चर मिल सकता है मुझे रिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए आप जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? सही है सर। आपने अभी सफीउद्दीन अभी ज्वाइन सर। किया है? जी हाँ, आप सर फजील से या सर जैन से या ग्रुप पे आप जो है वो एक रिक्वेजिशन जो है वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है? सही है। आप में से कितने लोग किसी आंसर तक जो है वो पहुंच चुके हैं? लेट से मैं आपको कुछ ऑप्शंस भी दे देता हूँ, ताकि अगर किसी ने सॉल्व किया है तो T/2, T/4, T/8 और T/12, 4 ऑप्शन है ये। जी अरीशा। सर T/8। T/8। 8। चलें, और T/8 आपने कैसे निकाला? सर एक दफा हाफ जो लेंगे हम उसको लेंगे T/2, और ठीक है, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब 1/4 ऑफ हाफ। ठीक है। सर समझाना नहीं आ रहा मुझे। नहीं नहीं, मैं आपका पॉइंट समझ गया। आप ये कहती हैं कि सर अगर टाइम पीरियड T होता है तो आधा टाइम पीरियड जो है वो T/2 हो जाएगा, ठीक है? और फिर आप उसका और भी हाफ सर करेंगे। उसके 4 पार्ट करते हैं। आप इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं? चले, हम एक आध बच्चे से और जो है वो अगर कोई रिस्पांस दे दे, ठीक है? अदरवाइज फिर मैं जो हूँ वो बिल्कुल सॉल्व करूंगा ये। जी, आप में से कोई और बच्चा जो इस MCQ के आंसर तक जो है वो पहुंच गया हो? अच्छा, अब एक काम करें, क्योंकि हम इतना टाइम जो है वो एक क्वेश्चन पे लगा नहीं सकते। हाँ, सिर्फ सामने जो है वो आप स्क्रीन पे देखिएगा। देखिए, पहली बात, क्वेश्चन में जो चीज आपको नोट कर लेनी चाहिए थी वो ये कि वो बात कर रहे हैं गो डायरेक्टली फ्रॉम मीन टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। अच्छा, मीन टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड का मतलब है मीन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो ले रहा हूँ। अगर मैं मीन पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो ले रहा हूं तो फिर ये कॉस से नहीं निकलेगा, ये किससे निकलेगा? साइन फंक्शन से निकलेगा। मुझे यूज करना चाहिए x=x0 साइन थीटा। बेसिकली मैंने अज्यूम कर लिया कि आप सारे जो है वो प्रिंजिंग वाले हैं, लिहाजा आप आराम से हैंडल कर लेते हैं। अब सिर्फ देखते रहिए, क्योंकि बात हो रही है हाफ की, यानी जो x है वो हाफ ऑफ x0 होना चाहिए, ठीक? पहली बात। दूसरी बात, यहाँ होगा x0, यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। x0 से x0 जो है वो आपके पास क्या हो जाना है? कैंसिल। अगर x0 से x0 आपके पास जो है वो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास थीटा आएगा वो साइन इनवर्स ऑफ हाफ होगा। अच्छा, अब आप सारे प्रिंजिंग वाले बच्चे हैं, आपको याद होगा कि साइन इनवर्स ऑफ हाफ जो है वो गालिबन 30 डिग्री हुआ करता है, ठीक? और क्योंकि हम बगैर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चलेंगे तो हम उस एंगल को रेडियन में यूज करेंगे। तो 30 डिग्री को अगर मैं रेडियन में लिख दूं तो शायद आप इस बात से एग्री कर लेंगे, 30 डिग्री का मतलब होता है π/6 रेडियन, ठीक? अच्छा, अब सवाल में मुझे तो वैल्यू चाहिए टाइम की, स्मॉल टी की। मैंने तो थीटा निकाल लिया। अब आपको यहां से याद आएगा जो थीटा होता था वो बराबर होता था ओमेगा टी के, ठीक? और अब अगर मुझे वैल्यू चाहिए किसकी? स्मॉल टी की, तो वो बनेगा π/6 ओमेगा। और शायद आपके जहनों में हो कि जो ओमेगा होता था वो ओमेगा हमारे पास बराबर होता था किसके? 2π/T के। हमने सिंपल हार्मोनिक में ये सारी बातें जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं, ठीक? पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल।
डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, तो ये क्या बन जाएगा, t/12। यानी t/12, अगर आप टाइम पीरियड का 1/12 ले लेंगे तो ये वो टाइम होगा जिसके ऊपर आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो x=½ के ऊपर होगा। अब देखिए वो बच्चे जो इस तरह सोचते हैं कि सर पूरा टाइम पीरियड t था, आधा टाइम पीरियड t/2 होना चाहिए, उसका आधा t/4 होना चाहिए, ऐसा इस वजह से नहीं है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है। वाइब्रेटरी मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सिलरेटेड मोशन। अगर ये कांस्टेंट स्पीड वाला केस होता फिर तो लाइफ बड़ी सिंपल थी, आप तो सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शन से जो आंसर निकाल लेते। क्योंकि अब ये एक्सिलरेटेड सिस्टम है, एक्सिलरेटेड सिस्टम में ऐसा नहीं है कि अगर टोटल डिस्टेंस 10 मीटर था तो आधे टाइम में 5 होगा, आधे में 5 होगा। एक्सिलरेटेड में ऐसा नहीं होता। एक्सिलरेटेड में शुरू के 5 में 4 मीटर ट्रेवल होगा तो बाद के 5 में 6 ट्रेवल हो रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात को जो है वो वाजे कर पा रहा हूँ। जब आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाएगा तो आपको जो है वो वर्किंग इस तरीके से करनी है। मेजॉरिटी बच्चे इस क्वेश्चन को रेशो से सॉल्व करते हैं और वो क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि वो उस सूरत में सही होता है जब स्पीड कांस्टेंट होती है। जब आपके पास स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो आप ये वाला काम जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है ना, वो सही आंसर है t/12। इसी क्वेश्चन की एक और वेरिएशन मेरे जहन में, देखिए मैं खासतौर पे इसलिए मैंने बहुत शायद पहले लेक्चर में बात कही हो, जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो एक तो चीज हमारे सामने सिलेबस होती है, दूसरी चीज हमारे सामने जो है वो एमसीक्यूज भी होते हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर एप्टीट्यूड में पूछे जाते रहे हैं और फिर उनसे रिलेटेड कुछ वेरिएशंस होती हैं। तो पढ़ाते वक्त हमारी कोशिश ये होती है कि हम कम से कम वो चीजें जो एक यूनिक कॉन्सेप्ट हो सकता है बच्चे के लिए वो अलग से पढ़ा दिया जाए। अब अगर इसी सवाल की वेरिएशन ये होती है कि बॉडी मीन से नहीं जा रही, बॉडी एक्सट्रीम से जा रही है, तो ये वर्किंग बिल्कुल ही चेंज हो जाती। क्यों चेंज हो जाती? क्योंकि अब आप साइन इस्तेमाल नहीं करते, आप कॉज इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो इस वर्किंग पे अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है या कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं इसकी दूसरी वेरिएशन की तरफ जाऊंगा। और आप में से वो बच्चे जो मुस्तकिल अपनी अपनी घड़ियों की तरफ देख रहे हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि क्लास जो है वो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तानी वक्त के 4 बजे तक जो है वो चलनी है। जी, ये जो वर्किंग आपके सामने है, अगर इस वर्किंग में किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं। हरीशा पूछना चाह रहे हैं कुछ? नो सर, पहले से हो। मेरा ख्याल ये है कि मैं अच्छी उम्मीद रखता हूँ कि आप में से मेजोरिटी को आइडिया समझ में आ गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अगर मैं आपसे कहूँ कि बॉडी एक्सट्रीम से मीन के हाफ पे आ जाए तो कितना टाइम लगना चाहिए, जरा ये टाइम कैलकुलेट करिए और बताइए आपके पास आंसर क्या है। मैंने आपकी आसानी के लिए क्वेश्चन जो है वो दोबारा लिख दिया चेंजेस के साथ।
जी नूरुल, सर T/2 होगा। T/2। चले बाकियों से भी आंसर ले लेते हैं, फिर देख लेंगे। सर जी मरियम, T/6 होगा। T/6। चलिए, कोई और आंसर देना चाह रहा है, फिर मैं सही आंसर बता देता हूँ। सर T/6। जी T/6। T/6। तो वो जो आखिरी दोनों आंसर है ना वहां पर T/6, वो दोनों आंसर जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। और वो दोनों सही क्यों है? वो बच्चे जो सॉल्व नहीं कर पाते, क्या बात हो रही है फ्रॉम एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी मैक्सिमम है, तो ये साइन से नहीं लिखा जाएगा, ये कॉस से लिखा जाएगा। तो आप यूज करते हैं क्या, x इज इक्वल टू x नॉट कॉस थीटा। आप x से या लिखते हैं हाफ x नॉट इक्वल x नॉट कॉस। अब देखिए मैं एक और तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, ओमेगा टी, आप थीटा को ओमेगा टी लिख सकते हैं, x नॉट से x नॉट कैंसिल, हाफ इक्वल कॉज ऑफ ओमेगा का मतलब होता है टी पाई ओवर टी। जब कॉज इनवर्स लेंगे हाफ का, तो हमें याद है कॉज इनवर्स ऑफ हाफ इज बेसिकली 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब होता था π/3। तो π/3 इक्वल 2π/t इंटू टी। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास स्मॉल टी की वैल्यू बन जाएगी T/6। तो देखिए क्वेश्चन एक ही है, लेकिन सिर्फ सवाल में थोड़ी सी वेरिएशन है, आपके पास जवाब जो है वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमें जो है वो सवाल के अल्फाज जो वो गौर से देखने पड़ेंगे कि वो किस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, क्या वो मीन से एक्सट्रीम की तरफ है या वो एक्सट्रीम से मीन की तरफ है। और दूसरी बात ये बता दूं कि कभी भी क्वेश्चन इस तरह सॉल्व ना कीजिएगा कि पूरी वाइब्रेशन का टाइम पीरियड टी है तो आधे का जो है वो T/2 हो जाएगा, तो क्वार्टर का जो है वो T/4 या T/8 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि मोशन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड के साथ नहीं है, बल्कि एक्सेलरेटेड मोशन है। अच्छा, अगर यहां तक की बातें जो है वो क्लियर है, तो अब अगली बात देखिए, जब आपने वेव का पोर्शन पढ़ा ना, तो आपने वहां पर वेव से रिलेटेड कुछ बातें और की, गो के शायद एप्टीट्यूड के हवाले से हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन फॉर्मूला है हमें पता होने चाहिए। आप एक फॉर्मूला पढ़ा करते थे, पावर ट्रांसमिटेड बाय अ वेव, क्योंकि हम ये कहते थे कि वेव इज अ मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो जब वेव ट्रेवल करती है तो वो कुछ ना कुछ जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करती है, और एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम क्या नाम देते थे, पावर का। और शायद आपके जहनों में फॉर्मूला मौजूद हो, जो पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव है वो बराबर हुआ करती थी किसके, हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर एंड एक्स नॉट स्क्वायर। म्यू का मतलब लीनियर डेंसिटी है, वी का मतलब लीनियर स्पीड है, ओमेगा एंगुलर स्पीड है, एक्स नॉट का मतलब जो है वो आपके पास एम्पलीट्यूड है। पावर ट्रांसमिट बाय वेव से रिलेटेड ऐसे मैंने क्वेश्चन कभी एग्जाम में देखे नहीं, लेकिन फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अच्छा, जब आप वेव की बात करते हैं तो आप ये कहते हैं वेव इज अ मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी ट्रेवल्स। तो एनर्जी से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है इंटेंसिटी का। अनफॉर्चुनेटली हमने फर्स्ट ईयर में इंटेंसिटी ऑफ वेव नहीं पढ़ी, ठीक। अच्छा, जब आप बात करते हैं इंटेंसिटी की, तो हमने सेकेंड ईयर में अलबत्ता इंटेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ रखी है कि इंटेंसिटी का मतलब होता था एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और जिसको आप जो है वो ऐसे लिखते थे, I इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और एनर्जी पर यूनिट टाइम को आप पावर कहते थे, तो ये बन जाता था पावर पर यूनिट एरिया, तभी इसका यूनिट था वॉट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, जो वेव की इंटेंसिटी होती है वो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, और किस तरह डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। ये रिलेशन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एप्टीट्यूड में कभी कभार इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाते हैं, और हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में रिलेशन पढ़ा नहीं है। इससे मैं खासतौर पे बता देता हूँ
कि इंटेंसिटी ऑफ अ वेव डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड, और अगर आप एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो वो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होगी। इसका मतलब है कि अगर मैं एनर्जी को, इंटेंसिटी को डबल करना चाहता हूं तो मुझे एम्पलीट्यूड को जो है वो क्या करना पड़ेगा, √2 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक, इसी तरीके से हमने एक टॉपिक पढ़ा था, वो टॉपिक था लॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, और जिसमें आप जो है वो 3 लॉस पढ़ा करते थे। कौन कौन से? फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। इनफैक्ट अगर मैं जो वो थोड़ा सा जो है वो ड्राइव करवा दूं तो ये याद नहीं करना पड़ेगा और फिर गलती भी नहीं होगी कोई। हम ये कहते थे कि F बराबर होता था V/2L के। ठीक, और हमें V की वैल्यू याद थी कि V जो है वो √T/μ के होता है। तो यहां से आपने 3 लॉस बनाए थे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T, F is inversely proportional to square root of L, in fact square root of mu, and F is inversely proportional to L। ये कहलाते थे लॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता था, वो ये कहते थे कि एक स्ट्रिंग है जो वाइब्रेट कर रहा है अपने फंडामेंटल में, हम ये चाहते हैं कि वो 4th हार्मोनिक से वाइब्रेट करे, तो हमें टेंशन कितनी कर देनी चाहिए? जी, मेरा क्वेश्चन ये है, a string is vibrating in fundamental mode। मैं चाहता हूं कि ये फंडामेंटल से 4th हार्मोनिक हो जाए, तो मुझे टेंशन कितनी करनी पड़ेगी? आप इस रिलेशन को देखिए जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं 4th हार्मोनिक की, तो मुझे फ्रीक्वेंसी को 4 टाइम्स करना है, और फ्रीक्वेंसी को 4 टाइम्स करने के लिए आपको जो टेंशन है उस टेंशन को 16 टाइम्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेंशन के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ठीक, हमें जो है ना इस तरीके से जो है वो चीजें मालूम होनी चाहिए। फिर क्योंकि अब आप पेंडुलम पढ़ चुके हैं, आपने वेरिएशन ऑफ जी पढ़ लिया ग्रेविटेशन में, तो वो टाइम पीरियड में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप एक पेंडुलम में उसका टाइम पीरियड अर्थ पे इतना है, तो बताइए वो जुपिटर पे कितना हो जाएगा या मून पे कितना हो जाएगा। इन तमाम केसेस में जो बात हम जहन में रखते हैं वो ये कि लेंथ जो है वो चेंज नहीं होती। ठीक, अच्छा, यहां तक आपके लिए जो है वो वेव का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। जो इस चैप्टर में आपने अगली चीज पढ़ी, वो अगली चीज आपने बेसिकली पढ़ी साउंड वेव। तो जो अब चैप्टर का बाकी हिस्सा है उसका ताल्लुक होगा किससे? साउंड वेव से। बेसिकली चैप्टर का जो है वो ये लास्ट पोर्शन है साउंड का। इसके बाद मुझे एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेव से मुतालिक 2-3 बातें करनी होंगी। फिर इस दौरान जब ये सब हम कर लेंगे तो मैं जो हूँ वो एक प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो आपसे बिल्कुल शेयर कर लूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं किसकी? साउंड वेव की, तो साउंड वेव से मुतालिक हमें क्या क्या बातें याद हैं? नंबर 1, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव का हमने दूसरा नाम रखा हुआ है क्या? कंप्रेशनल वेव्स। इन्हें कंप्रेशनल वेव्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरह ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट और ट्रफ हुआ करते थे, आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस हुआ करते हैं। और वो आपको शायद पूरा तरीका याद हो कि आप क्या करते थे। आप ये कहते थे कि अगर हम एक ड्रम या ढोल कंसिडर करें, उसमें एक मेम्ब्रेन है, जब वो वाइब्रेट करेगी तो हमारे पास कंटिन्यूअस पैटर्न बनेंगे कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस के। कंटिन्यूअस वाइब्रेशन से ये कंप्रेशन है जहां पे पार्टिकल क्लोज्ड है, ये रेयरफैक्शन है जहां पे पार्टिकल एक दूसरे से जो है वो दूर है। जब आप एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन को मिलाते हैं तो हम इसको नाम देते हैं किसका? वेवलेंथ का। तो जो डेफिनेशन आपने ट्रांसफर्स के लिए पढ़ी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कर्व्स और 2 कंसेक्यूटिव कर्व्स इज नोन एज वेवलेंथ, वही रिलेशन यहाँ पर होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और डिस्टेंस बिटवीन 2 रेयरफैक्शंस इज नोन एज वेवलेंथ। ठीक, रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास जो है वो सेम रहेंगे। अच्छा, अब साउंड वेव के लिए हमने कहा लॉन्गिट्यूडनल है, कंप्रेशनल है। साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल इन नेचर थी। मैकेनिकल इन दिस सेंस, इनको ट्रेवल करने के लिए जो है वो एक मीडियम रिक्वायर्ड होगा। अब वो आपको जो है वो एक एक्सपेरिमेंट याद आ जाएगा जो आप मैट्रिक में पढ़ा करते थे, बेल जार एक्सपेरिमेंट,
जिसमें आप ये कहते थे कि अगर आप एक बेल जार के अंदर एक बेल को बंद कर दें फिर उसे इवैक्यूएट करना शुरू करें तो जो साउंड है वो साउंड जो है वो आपको सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो आप ये कहते थे साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल इन नेचर हुआ करती हैं, लॉन्गिट्यूडनल है, कंप्रेशनल है। अच्छा, अब जो साउंड वेव है, इन साउंड वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते थे? आप साउंड वेव के कैरेक्टरिस्टिक में बात करते थे इसकी लाउडनेस की, आप बात करते थे इसकी पिच की, आप बात करते थे इसकी क्वालिटी की, जिसका दूसरा नाम हमने रखा हुआ है क्या? टिम्बर। अच्छा, लाउडनेस आपको ये बताती है कि आवाज कितनी लाउड है या आवाज कितनी फेंट है। जब हम ये कहते हैं कि आवाज लाउड है तो इसके लाउड होने का मतलब ये होता है कि आवाज जो है वो सुनी जा सकती है दूर तक, ठीक। और जब हम कहते हैं कि आवाज जो है वो फेंट है तो उसके फेंट होने का मतलब ये होता है कि आवाज जो है वो बहुत लो वॉइस है, ठीक। ये लाउडनेस जो है वो वेव के बेसिकली एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। वंस अगेन, आप जो है वो एम्पलीट्यूड बढ़ा दें, लाउडनेस बढ़ जाएगी। आप एम्पलीट्यूड जो है वो कम कर दें, लाउडनेस जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा ये लाउडनेस डिपेंड करती है सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पे। ज्यादा सरफेस एरिया का मतलब है कि बॉडी जो है वो ज्यादा लाउड वॉइस जनरेट करेगी। कम सरफेस एरिया का मतलब है कि जो लाउडनेस है वो आपके पास जो है वो कम हो जाएगी, ठीक। तो हमें ये मालूम होना चाहिए लाउडनेस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहली बात मैंने आपको बता दी कि लाउडनेस बेसिकली डिस्टिंग्विश करेगी लाउड और फेंट वॉइस को, ठीक। अच्छा, अब जो दूसरी बात हमें मालूम होनी चाहिए वो ये कि किन फैक्टर्स पे ये लाउडनेस जो है वो डिपेंड कर रही है। ये डिपेंड कर रही है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे, ये डिपेंड कर रही है आपके पास सरफेस एरिया के ऊपर, ये आपके पास डिपेंड करेगी डायरेक्शन ऑफ विंड के ऊपर। अगर आप कि साउंड जो है वो विंड की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो वो ज्यादा देर तक लाउड रहेगी। अगर विंड जो है वो साउंड के अगेंस्ट है तो जो लाउडनेस है वो आपके पास जो है वो कम हो जाएगी, ठीक। जब आप बात करते हैं पिच, पिच साउंड का वो कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको ये बताता है कि आवाज कितनी ग्रेव है या आवाज कितनी श्रिल है। देखिए, ग्रेव का मतलब होता है डीप वॉइस और श्रिल का मतलब होता है पियर्सिंग वॉइस। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली हम एग्जांपल देते हैं कि जितने मैन की, मर्द हज़रात की आवाज होती है वो भारी आवाज है, वो ग्रेव है। अगर आप बर्ड्स वगैरह की बात करते हैं तो आवाज जो है वो श्रिल वॉइस की वो एग्जाम्पल है। जो पिच है वो बेसिकली डिपेंड क्या करती है किसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। मोर फ्रीक्वेंसी मीन्स मोर पिच, less frequency means less pitch. More pitch means sound will become shrill and low pitch means sound will become grave. तो हम पिच की मदद से श्रिल और ग्रेव को जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं। अब याद दहानी के लिए सिर्फ एक एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर आप बात करते हैं गिटार की, तो गिटार के अंदर डिफरेंट स्ट्रिंग्स होते हैं। उन तमाम स्ट्रिंग्स का जो डायमीटर है वो डिफरेंट हुआ करता है, ठीक। अगर आप उन डायमीटर्स को देखें तो जो एक एच पे स्ट्रिंग है, अगर वो सबसे बारीक है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, वो एक श्रिल वॉइस जनरेट करेगा। इसके बरखिलाफ जो एक्सट्रीम एंड पे वायर होगा वो आपके पास जो है वो ग्रेव होगा। क्यों? क्योंकि वो थिक वायर है। इसी तरह आप में से वो लोग जिन्हें गिटार प्ले करने का एक्सपीरियंस है वो जानते होंगे कि एक बेस गिटार होता है, उसके तमाम स्ट्रिंग बड़े थिक होते हैं। ये वजह है कि वो बड़ी हार्ड और ग्रेव किस्म की वॉइस जो है वो जनरेट करता है। तो हमें मालूम होना चाहिए साउंड वेव में लाउडनेस है, साउंड वेव में पिच है, साउंड वेव में अब क्वालिटी है। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी साउंड का वो कैरेक्टरिस्टिक है जिससे आप उन आवाजों को डिस्टिंग्विश करते हैं जिनकी लाउडनेस और पिच एक जैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप टेलीफोन कॉल रिसीव करते हैं तो आपको जो है वो अब जो है वो किसी से उसका नाम पूछना नहीं पड़ता क्योंकि आप उसकी आवाज को डिटेक्ट कर लेते हैं। हालांकि नॉर्मली तमाम जो मेल्स होते हैं उनकी आवाज की लाउडनेस एक जैसी है, फीमेल की लाउडनेस एक जैसी है, फिर भी आप डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। क्यों? क्वालिटी साउंड का वो कैरेक्टरिस्टिक है जिससे उन आवाजों को डिस्टिंग्विश किया जाता है जिनकी लाउडनेस और पिच एक जैसी हो। क्वालिटी किसी भी सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है। मैं जब क्लास में टॉपिक पढ़ाता था तो मैं एग्जांपल ये देता था कि फर्ज करें आपके घर में कोई कार है, लेट से वो टोयोटा करोला है, आपके नेक्स्ट नेबर के पास भी जो है वो करोला है, आपके जो सामने नेबर्स हैं उनके पास भी सेम है और तीनों सेम मॉडल। तो तीनों में जो हॉर्न लगा हुआ होगा वो आइडियली सेम होगा, लेकिन आप अपनी गाड़ी के हॉर्न की आवाज को पहचानते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी।
क्वालिटी साउंड का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो सोर्स डिपेंडेंट है। ठीक, अच्छा, अब एग्जाम में वो कभी कभार जो है वो इस तरह का सवाल आपको दे सकते हैं। फर्ज करें मेरे पास एक साउंड का वेव का पैटर्न है और वो पैटर्न ऐसा है। ठीक, मैंने क्या किया, मैंने इस पैटर्न को चेंज किया और मैंने इस पैटर्न को चेंज कैसे किया, मैंने इस पैटर्न को चेंज ऐसे किया कि मेरे पास अब वेव जो है वो कुछ ऐसी बन गई। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ए से बी तक आने में आपने बेसिकली किया क्या है, आपने वेव की लाउडनेस चेंज किया या वेव की पिच चेंज किया, तो आपका जवाब होना चाहिए पिच। क्यों? क्योंकि लाउडनेस डिपेंड कर रही है एम्पलीट्यूड के ऊपर, वो तो दोनों जगह पर क्या है, सेम। असल में आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, आपने पिच चेंज कर दी। या अगर वो क्वेश्चन ये पूछना चाहे कि इनमें से कौन सा केस जो है वो बेसिकली इस बात को एक्सप्रेस कर रहा है कि आपने लाउडनेस चेंज किया है, तो वो केस वो होना चाहिए जिसके अंदर आपको एम्पलीट्यूड चेंज होता हुआ नजर आए। यानी सी में आप ये कह सकते हैं कि आपने एम्पलीट्यूड चेंज किया। तो आपके अंदर थोड़ी सी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी होनी चाहिए कि आप किस तरीके से विजुअलाइज करेंगे कि वेदर यू आर चेंजिंग द लाउडनेस ऑफ साउंड और पिच ऑफ द साउंड। क्वालिटी अलबत्ता आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि जो क्वालिटी है वो क्वालिटी जो है वो सोर्स डिपेंडेंट हुआ करती है। ठीक, अच्छा, अगर आप बात करते हैं साउंड वेव की स्पीड की, तो न्यूटन वो पहला साइंटिस्ट था जिसने स्पीड ऑफ साउंड वेव कैलकुलेट की। और न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड वेव को कैलकुलेट करते वक्त जो है वो दो बातें कंसिडर की कि जो स्पीड ऑफ साउंड वेव है वो बेसिकली मीडियम के दो कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो है वो डिपेंड क्या करती है। उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक है आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आपके पास होता है इनर्शिया ऑफ द मीडियम। देखिए, अगर आप बात करते हैं मीडियम की इलास्टिसिटी या इलास्टिक प्रॉपर्टी, और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे क्या, इनर्शियल प्रॉपर्टी, तो अब आप फर्क समझिए। मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाते वक्त इस बात की वजाहत कर चुका कि जब आप बात करते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी वो है जो मीन ओरिजिनल को रिस्टोर करना चाहती हैं। और जब आप बात करते हैं इनर्शियल की, तो इनर्शियल वो है जो ऑब्जेक्ट के करंट को मेंटेन करना चाहती हैं। अब जरा साउंड वेव की फॉर्मेशन को जो है वो रिकॉल कीजिए कि साउंड वेव की फॉर्मेशन में आपके पास जो है वो कंप्रेशंस और रिएफेक्शंस बनते हैं। अब सोचिए, अगर मीडियम की इलास्टिसिटी ज्यादा है तो कंप्रेशन क्या चाहेगा, रिएफेक्शन बन जाए, फिर रिएफेक्शन क्या चाहेगा, कंप्रेशन बन जाए। ये स्वैपिंग जो है वो बड़ी रैपिड हो जाएगी। इस वजह से स्पीड इलास्टिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बरखिलाफ इनर्शिया क्या है, जो करंट को मेंटेन करे। कंप्रेशन रहना चाहेगा, रिएफेक्शन रहना चाहेगा। जो कंप्रेशन का रिएफेक्शन बनना है वो स्लो हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ वेव कम हो जाएगी। तभी स्पीड इनर्शियल प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इलास्टिसिटी और ये इनर्शियल प्रॉपर्टीज मेजर किए जाएं। तो जहां तक सवाल है इनर्शिया का, तो हम इनर्शिया को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी डिनोटेड बाय रो। और जहां तक सवाल है इलास्टिसिटी का, तो ये इलास्टिसिटी आपके पास मॉड्यूलस से निकाली जाती है। मैं इस जो मैंने इक्वेशन लिखी अभी इनकम्प्लीट है, वापस आऊंगा। अब वो मॉड्यूलस से क्या मुराद है, देखिए अब ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़े, आपने मैट्रिक में पढ़े हैं। तो हमें जो है वो उन टॉपिक को थोड़ा सा रिकॉल कर लेना चाहिए। हुक्स लॉ हमने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलोंगेशन और स्ट्रेचनिंग। इसी की आपने एक फॉर्म जो है वो मैट्रिक में पढ़ी थी, जहां पर आप हुक्स लॉ को फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचनिंग नहीं बल्कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कहा करते थे। तो स्ट्रेस क्या था, स्ट्रेस हुआ करता था फोर्स पर यूनिट एरिया। बस याद रखिएगा, ये जो फोर्स है ये डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं होती, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। जब आप बॉडी पे फोर्स लगाते हैं कि आप उसे स्ट्रेच करें तो बॉडी में एक फोर्स जनरेट होती है जो एक्चुअल को रिगेन करना चाहती है। ठीक, तो ये वो वाली फोर्स है। स्ट्रेस का यूनिट होता था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर आप एक क्वांटिटी पढ़ते थे जिसको हम नाम देते थे स्ट्रेन का। स्ट्रेन का मतलब होता था क्या, चेंज इन साइज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल साइज। शायद बहुत सारे बच्चों को जो है वो याद आ जाए
कि जब भी आप चेंज को ओरिजिनल से डिवाइड करते हैं, इसको हम नाम देते थे फ्रैक्शनल चेंज का। चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल इन फिजिक्स इज नोन एज फ्रैक्शनल चेंज। तो ये स्ट्रेन हमारे पास तीन होते थे, या तो ये होता था डेल्टा एल ओवर एल नॉट, जिसको हम नाम देते थे क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेन इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, या ये आपके पास होता था सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब सरफेस रिलेटेड है, चेंज इन एरिया ओवर ओरिजिनल एरिया, या फिर आपके पास होता था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी डेल्टा वी ओवर वी नॉट। ठीक, फिर आपने हुक्स लॉ की फॉर्म पढ़ी थी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और फिर आप ये कहते थे कि जो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन एक कांस्टेंट के बराबर हुआ करता था। और यही हुक्स लॉ की आपके पास डेफिनेशन भी थी, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट प्रोवाइडेड दैट बॉडी रिमेन्स इन इट्स इलास्टिक लिमिट। अब यहां से जो चीज समझानी है वो समझिए। स्ट्रेन तीन तरह के हैं, लॉन्गिट्यूडनल है, सुपरफिशियल है, वॉल्यूमेट्रिक है। हमें सिर्फ दो तरह के स्ट्रेन जो है उनके ऊपर गौर करना है, और वो दो तरह के स्ट्रेन जो है हमारे पास कौन से हैं? एक है लॉन्गिट्यूडनल और एक है आपके पास वॉल्यूमेट्रिक। देखिए, अगर आप जो है वो बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल की, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे क्या, स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो जो मॉड्यूलस था ये कहलाता था यंग्स मॉड्यूलस डिनोटेड बाय वाई। और अगर आप बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसको हम डिनोट किया करते थे कैपिटल बी से। वाई का मतलब होता है क्या, यंग्स मॉड्यूलस, और बी का मतलब होता है क्या, बर्ग्स मॉड्यूलस। ठीक, हमें जो है वो ये दो बातें अब याद रखनी है कि जब कभी भी स्पीड ऑफ साउंड का जिक्र होगा एक ऐसे मीडियम के लिए जो कि एक वायर की शक्ल में है, तो जो इलास्टिसिटी है वो यंग्स मॉडुलस से निकाली जाएगी। ठीक, और अगर बात हो रही होगी किसी गैशियस सिस्टम की, तो आपको याद है गैस के अंदर लेंथ और एरिया की बात नहीं होती, गैस में वॉल्यूम की बात होती है। तो हम इलास्टिसिटी निकालेंगे बल्क्स मॉडुलस से। खास तौर पे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आपने थ्योरी में ये टॉपिक पढ़ा है तो आपने फॉर्म से ये पढ़ी है, V is equals to under root B over rho, where B is the bulk's modulus, क्योंकि हमारा टॉपिक था स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। क्योंकि हमारा टॉपिक स्पीड ऑफ साउंड इन एयर था, इस वजह से हमने इलास्टिसिटी को डायरेक्टली बल्क्स मॉडुलस से रिप्लेस कर दिया। लेकिन मेरे जहन में है कि किताब के अंदर एक एग्जाम्पल मौजूद है जिसमें गालिबन वो कॉपर वायर की या किसी केबल की बात कर रहा है। अगर वो केबल की बात कर रहे हैं तो फिर वहां पे बल्क्स मॉडुलस नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, यंग्स मॉडुलस आएगा। तो हमें फॉर्मूले की जो है वो दोनों अशकाल जो है वो याद होनी चाहिए। जब बात होगी वायर की तो स्पीड में बल्क्स की बजाय यंग्स मॉडुलस आएगा, और जब आप बात करेंगे बल्क्स मॉडुलस की तो वहां पर आप लिखेंगे क्या, स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक, अच्छा, इसके बाद जब न्यूटन ने इस वर्किंग को या इस डेरिवेशन को जो है वो आगे बढ़ाया, तो न्यूटन ने क्या अज्यूम किया, न्यूटन ने कहा कि जब साउंड वेव एयर में ट्रेवल करती है तो आपके पास जो प्रोसेस अकर होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब बहुत सारे बच्चों को याद होगा कि गैसियस सिस्टम में चार प्रोसेस होते हैं, हीट आप ऑलरेडी मेरे ख्याल से रिव्यू कर चुका है। आइसोथर्मल होता है, आइसोबैरिक होता है, आइसोकोरिक होता है और एडियाबैटिक होता है। ठीक, अगर आप बात कर रहे हैं किसी गैसियस सिस्टम की तो उसमें चार प्रोसेस आकर हो सकते थे। न्यूटन ने अज्यूम किया कि जब साउंड वेव एयर में ट्रैवल करती हैं तो जो प्रोसेस आकर होता है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, और किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो बल्क्स मॉडुलस है वो सिर्फ प्रेशर के बराबर होता है। तो न्यूटन ने इस फॉर्मूले की शक्ल बनाई, V इज इक्वल्स टू अंडर रूट P ओवर रो। ठीक, अच्छा, हाँ, इस फॉर्मूले से मुतालिक एक बात आपको बता दूं, ये फॉर्मूला थोड़ा सा मिसगाइडिंग इसलिए हो जाएगा कि ये फॉर्मूला ये कहता है कि स्पीड ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, हालांकि ऐसा नहीं है। स्पीड ऑफ साउंड वेव किसी मीडियम पे प्रेशर पे डिपेंड नहीं किया करती। ठीक, अच्छा, अगली बात, लेप्लेस वो साइंटिस्ट था जिसने न्यूटन की इस अजम्पशन को गलत साबित किया।
न्यूटन की assumption क्या है कि when sound wave travels in air the process is isothermal process. ठीक, लेप्लेस ने कहा कि प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता, ये प्रोसेस आपके पास जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्यों, हम अगली क्लास में हो सकता है हम इसकी जो है वो वजाहत भी करते हैं, सरसरी तौर पे बता देता हूँ। देखिए, कंप्रेशन का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, रेयरफेक्शन का टेम्परेचर कम होना चाहिए। ठीक, अब जब कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनेगा या रेयरफेक्शन कंप्रेशन बनेगा तो एक हीट का फ्लो होना चाहिए ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रह सके। अब लेप्लेस ने ये कहा कि जब साउंड वेव ट्रेवल करती है तो ये फिनोमेना, ये प्रोसेस इतना रैपिड होता है कि एनर्जी को फ्लो होने का टाइम ही नहीं मिल पाता। देखिए, मैं जिस टाइम पे ये टॉपिक क्लास में पढ़ाता था तो मैं एक एग्जांपल दिया करता था कि अगर आप एक कैंडल को जलाइए, लिट कीजिए और अपने फिंगर उसके फ्लेम से पास कीजिए, अगर अगर आप उसे बहुत फ्रीक्वेंटली पास कर लेंगे तो क्या होगा, आप जो है वो कभी भी हीट को फील नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी फिंगर को जो है वो फ्लेम के बीच में रोक देंगे तो आप जो है वो उस हीट को फील कर सकते हैं। क्यों, जब आप फिंगर को अक्रॉस द फ्लेम मूव कर रहे हैं तो आप कांटेक्ट टाइम बहुत कम है, फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं हो पा रहा, आप एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रहे। तो लेप्लेस ने कुछ इसी किस्म की जो है वो अजम्पशंस पे काम किया। उसने कहा कि जब साउंड वेव ट्रेवल करेगी एयर में तो प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल नहीं होगा, वो प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। और किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं क्या बर्क्स मॉडुलस, तो वो बराबर होता है गामा पी के। अच्छा, अब ये जो गामा है ये शायद आप में से बहुत सारे लोग बच्चों के जहन में मौजूद हो, आपने प्रेशर कोएफिशिएंट ऑफ एयर का प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म किया था, सीपी ओवर सीवी। तो ये गामा जो है वो कांस्टेंट है मीडियम के लिए, तो अब स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा क्या, अंडर रूट गामा पी ओवर रो। अब इसके बाद बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हैं जो होपफुली हम जो है वो अगली क्लास में जो है वो बिल्कुल डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें बता दी हैं। आप में से वो बच्चे जिनके जहन में अभी तक के लेक्चर से मुताल्लिक कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जो है वो बिल्कुल जो है वो पूछ सकते हैं। फाइन सर। हेलो। जी अखलाक। सर ये यंग्स मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस मुझे आज तक समझ नहीं आया, ये है क्या चीज? सही, मॉड्यूलस होता अच्छा, क्या है? देखिए ये जो मॉडुलस होता है ना, ये बेसिकली मटेरियल की आप ये कह लें कि उसकी स्ट्रेंथ को भी डिनोट करता है। वो इस बात का भी तयन करता है कि ऑब्जेक्ट कितना डक्टाइल हो सकता है, कितना मेलिएबल हो सकता है। ठीक है, तो किसी क्लास में अगर हमारे पास टाइम हुआ कि हम इस चीज पे टाइम लगा सके तो तकरीबन 15 से 20 मिनट की डिस्कशन है, मैं आपको समझाने में बिल्कुल कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बता देता हूँ। देखिए, अगर आप बात करते हैं गिलास की, तो गिलास जो है वो बड़ा ब्रिटल इन नेचर है। ठीक है, अगर आप गिलास की बात करेंगे, आप गिलास के ऊपर जो है वो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अगर आप गिलास पे फोर्स ज्यादा लगा देंगे तो वो अचानक से क्या हो जाएगा, टूट टूट जाएगा। जाएगा। ठीक है, अच्छा कॉपर वायर के साथ क्या होगा, आप कॉपर वायर को स्ट्रेच करेंगे वो वापस आएगा, स्ट्रेच करेंगे वो वापस आएगा, आप उसे, लेकिन आप कॉपर वायर से जो या कॉपर से जो है वो वायर भी तो बनाते हैं। कुछ आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि जब आप इलास्टिक मटेरियल की बात करते हैं ना तो फिर वो आपको सारे कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए कि इलास्टिक रीजन होता है, प्लास्टिक रीजन होता है, फिर एक ब्रेक पॉइंट होता है। तो ये जो मॉड्यूलाई होते हैं ना, ये जो मॉड्यूलस होते हैं, ये आपको मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं कि इनका रिस्पॉन्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होगा, ये किस तरह बिहेव करेंगे जब इन पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई जाएगी और हटाई जाएगी। ठीक है, सही है सर। जी मरियम। सर एक एमसीक्यू पूछना था। वो जी है जी
total energy of a particle executing SHM of amplitude A is proportional to. सर ये कैसे सॉल्व होगा? क्वेश्चन रिपीट कीजिए। टोटल एनर्जी की बात हो रही है? Yes sir. Total energy of a particle executing SHM of amplitude A is proportional to. देखिए टोटल एनर्जी का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो होता था हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक? और Yes, sir. हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर में जो एक्स नॉट था वो एम्पलीट्यूड था, राइट? जी तो इसका मतलब है एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के, सर। ठीक है? इसी वजह से जो है वो इंटेंसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। सही, ओके ठीक, ओके। अगर आप में से किसी के जहन में जो है वो कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर इंशाल्लाह हम यहीं से जो है वो रिज्यूम करेंगे अपनी अगली क्लास में।